हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईज की क्विज, जो कि हमारे जुलाई मंथ की होती है। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग न्यू स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम के बारे में। तो चलिए स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। रेस्ट ऑफ द लेसन देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग डिफरेंट मंथ की जितनी भी क्विज है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्कीम्स की। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, इट मीन्स की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मेरे आंसर देने से पहले मेक श्योर कि आप लोग अपने आंसर को ज़रूर टिक मार्क कर लीजिएगा। और ये DGFT है, जो कि आप देखोगे कि अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के साथ, और ये हेड किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के साथ। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि कैसे जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, हम लोग जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ व्यापार करते हैं उसको कैसे यहाँ पे मेंटेन करके चलना है, तो वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया के एक्सपोर्ट को किस तरीके से बढ़ाया जाए। ओके। ये आपका DGFT रिसेंटली जो है न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे जो बैन लगाया गया था एंटी मलेरियल जो ड्रग्स था हाइड्रोक्लोरोक्विन और जो इसके फॉर्मेशंस पे, ये आपका बैन लगा दिया गया था, बट ये अब हटा दिया गया है। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, ये है CDRI के बारे में, यानी कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक इनिशिएटिव है, और किसका है? तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का। सेकंड है कि यहाँ पे आपका सपोर्ट किया जाएगा डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन को, कि वहाँ वो अपने यहाँ क्लाइमेट और डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सके। थर्ड है कि CDRI जो है इसके द्वारा फोकस किया जाएगा डेवलपिंग रेजिलियंस में, जो कि इकोलॉजी, यहाँ पे आपका इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है सेकंड में। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर मैं करेक्ट की बात करूँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये स्टैटिक पोर्शन है। अगर आपको इसमें के बारे में पता है तभी आप लोग आंसर दे सकते हो। अदरवाइज इसमें आप लोग कोई भी तरीके का ना एलिमिनेशन मेथड नहीं अपना सकते। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ओके। सो आइए देख लेते हैं इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन, जो कि बी है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है अभी यहाँ पे आपका अनाउंस किया गया था ग्लोबल कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। वो भी कहाँ पे? तो यूनाइटेड नेशन जो क्लाइमेट एक्शन सबमिट हुआ था 2019 का न्यूयॉर्क में, वहाँ पे इसको जो है ना अनाउंस किया गया था। जो पार्टनरशिप है यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट देखने को मिलेंगे, यूनाइटेड नेशन के एजेंसीज है, प्रोग्राम है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो पार्टनरशिप ये सारी चीज़ों के साथ है, साथ ही साथ फाइनेंशियल मैकेनिज्म, प्राइवेट सेक्टर, ये सब यहाँ पे इंक्लूड है। उसके बाद आप देखोगे कि इस्टेब्लिश कैसे किया गया। तो ये प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आपका जनरेट किया जाएगा, इन्हांस किया जाएगा जो भी नॉलेज है। CDRI की बात करें तो ये कंट्री स्पेसिफिक और ग्लोबल एक्टिविटीज़ में कंडक्ट करेंगे। CDRI जो है वो यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा टेक्निकल सपोर्ट, कैपेसिटी डेवलपमेंट, रिसर्च एंड नॉलेज मैनेजमेंट, एडवोकेसी, साथ ही साथ पार्टनरशिप जिसके द्वारा इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट किया जाएगा, इंकरेज किया जाएगा डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, ऐसी बिल्डिंग, ऐसे डैम, ऐसे पूल आपका क्रिएट करना, जो कि आपके कोई भी डिजास्टर हो, चाहे फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, साइक्लोन हो, या फिर आपका ड्रॉट हो, ये सब में ये टूटे ना, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हो ना, इसलिए यहाँ पे जो है हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा जो है इसमें नुकसान झेलने को मिलता है। तो इसलिए सरकार इस तरीके का CDRI का अनाउंसमेंट की है। थर्ड है कि रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया गया है, और गवर्नमेंट जो है उनके पास ये पावर मिला है कि वो इस ऐप को बैन कर सकते हैं। तो किस कानून के तहत वो बैन किए हैं ये बताना है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980, इंटरनेट रेगुलेशन एक्ट 1997, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सॉरी। तो यहाँ पे इस कानून के द्वारा जो यहाँ पे सेक्शन 69A है, इसके तहत यहाँ पे सरकार को पावर दिया गया है कि वो यहाँ पे ऐप को, यानी कि जो यहाँ पे ऑनलाइन ऐप्स है उनको यहाँ पे जो है वो बैन कर सकते हैं, ठीक है। और बैन करने का यहाँ पे रीज़न है, और जो रीज़न है जिसके साथ यहाँ पे इस तरीके के कानून के थ्रू जो गवर्नमेंट अगर इस तरीके का चाइनीज़ ऐप को या कोई भी ऐप को अगर बैन करते हैं, तो द रीज़न बिहाइंड कि कंट्रीज़ अपनी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और डिफेंस को मेंटेन करने के लिए करती है, ठीक है। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, ये है आपका PMFME स्कीम, यानी कि PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम।
करेक्ट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये स्कीम से जो है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज को असिस्ट किया जाएगा, वो भी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के साथ। स्पेशल फोकस जो है वो यहाँ पे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है FPO है उसको सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट किया जाएगा, कॉटेज इंडस्ट्री को, वो भी रूरल और ट्राइबल रीजन्स में। सेकंड है कि ये जो गवर्नमेंट है यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच यहाँ पे आपका अडॉप्ट किया गया है। थर्ड है कि गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे लेगी, वो भी ये डिसाइड करने के लिए कि क्या यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ज़रूरत है कि उसको प्रमोट करना है, वो भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से, किस डिस्ट्रिक्ट से और क्या प्रमोट यहाँ पे करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ये जो फॉर्मलाइजेशन है यानी कि जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस है इसको फॉर्मलाइज करना है। इट मीन्स कि ये जो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज है इसको क्रेडिट देना है, और क्रेडिट ऐसा देना है यानी कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी है, यानी कि सरकार के द्वारा अगर सब्सिडी भी देना है फूड प्रोसेसिंग के लिए तो वो भी यहाँ पे आपका दिया जाएगा। स्पेशल फोकस है FPO पे, यानी कि जो आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्लस्टर ऑफ ग्रुप ऑफ फार्मर्स होते हैं जहाँ पे ये लोग जो है क्रॉप को और ज़्यादा कल्टिवेट करने के लिए या फिर अपने मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है जो कि इनको सपोर्ट किया जाएगा। सेकेंड है कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे अडॉप्ट करेगी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और किस डिस्ट्रिक्ट से किस प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रमोट करना है वो भी यहाँ पे कंप्लीटली डिसाइड किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे, करेक्ट आंसर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। ओके, दिस स्कीम में आप देखो कि नियरली 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस को यहाँ पे क्रेडिट लिंक सब्सिडी के साथ जोड़ा जाएगा, और साथ ही नेक्स्ट 5 ईयर्स तक इस तरीके का फोकस दिया जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है वो 60-40 का रेशियो है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में 90-10 का रेशियो है नॉर्थ ईस्ट और हिमालय स्टेट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि जो गवर्नमेंट है रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है कि इन स्पेस को क्रिएट करने के लिए एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि यहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा इंडिया स्पेस एक्टिविटीज़ में। सेकंड है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है ये सिर्फ ओनली पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ है जो कि यहाँ पे मार्केटिंग आर्म्स है इसरो का। तो आपको गलत बताना है कि गलत कौन सा है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। यहाँ पे अगर गलत की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम लोग ये जान भी रहे हैं कि इसरो में अब प्राइवेटाइजेशन का यहाँ पे बात किया जा रहा है, यानी कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है, प्राइवेटाइजेशन का नहीं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है, यानी कि पूरी तरीके से प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पे असिस्ट किया जाएगा, प्राइवेट कंपनीज़ भी यहाँ पे साथ देगी। वैसे हमारी इसरो जो है ना वो पब्लिक सेक्टर्स में ही एनफ है, बट फिर भी इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इसके प्रोडक्टिविटी को और एनहांस करने के लिए प्राइवेट कंपनीज़ भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा इन स्पेस को यहाँ पे क्रिएट किया गया है। बट सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे आप देखोगे कि ये इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है कि सिर्फ यही एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट हमारा बी हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली अप्रूव किया गया है न्यू ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि यहाँ पे एक ग्रेटर प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है इंडिया की स्पेस एक्टिविटी में आ सके। ये है इन स्पेस, यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फंक्शनल होगा विद इन 6 मंथ में। और यहाँ पे जो भी ज़रूरत है वो यहाँ पे देखा जाएगा, डिमांड देखा जाएगा प्राइवेट प्लेयर का, जैसे कि एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। साथ ही यहाँ पे कुछ तरीके को भी एक्सप्लोर किया जाएगा, जिससे कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे इसरो के साथ कंसल्टेट करके जो है यहाँ पे एकोमोडेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इन स्पेस की बात करूँ तो ये सेकेंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लास्ट 2 ईयर में क्रिएट किया गया है। 2019 के बजट में आप देखोगे तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को यहाँ पे सेटअप करने की बात की गई थी। एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि यहाँ पे मार्केटिंग आर्म्स जैसा यहाँ पे काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड है। फर्स्ट यहाँ पे आपका जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, तो इसलिए यहाँ पे आपका जो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि सिर्फ ओनली है। ओनली कैसे, ये फर्स्ट है, अब सेकंड यहाँ पे इन स्पेस आ गया है। ठीक है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे जो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा भी यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है ऑलरेडी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द 6th क्वेश्चन, निक्षय पोषण योजना ये किस चीज़ से रिलेटेड है ये बताना है। चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करने के लिए जो कि निमोनिया के कारण होता है। सेकंड है यहाँ पे फ्री डायलिसिस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पुअर को, और थर्ड है कि ये टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है या फिर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। निक्षय एक वेब अनेबल्ड यहाँ पे आप देखोगे पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है टीबी कंट्रोल करने के लिए। साथ ही ये जो काम किया जा रहा है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर है। कोलैबोरेशन जो है वो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स के साथ है और WHO के साथ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हेल्थ फंक्शनरीज़ के द्वारा ये निक्षय इस्तेमाल किया जाएगा पूरे ऑल ओवर द कंट्री में, वो भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में। कमिंग टू द 7th क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा डेजिग्नेट किया जाएगा
इंडियन को इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट जैसा। तो ये किस कानून के तहत किया जा रहा है? सबसे पहला है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 202 2002। थर्ड है कि द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ अमेंडमेंट एक्ट, जिसको यूएपीए कहा जा रहा है 2019 का। या फिर डी, ओनली ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिजिग्नेटेड एज टेररिस्ट नॉट इंडिविजुअल। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट सी है, क्योंकि ये यूएपीए आपको पता होना चाहिए कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लाया गया है और इसको 2019 में अमेंड किया गया है, जिसके द्वारा ये कहा गया है कि अब यहाँ पे इंडिविजुअल को भी जो है टेररिस्ट का दर्जा दिया जाएगा। तो कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, यहाँ पे है आपका नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल फॉर रिसोर्स स्कीम। तो करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्स स्कीम का एम है कि स्पीडी डेवलपमेंट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड है कि फिजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अगर हम लोग देखें तो इसको यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है कि सपोर्ट प्रोवाइड करना है, वो भी सेंट्रल पूल में। तो आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो बी स्टेटमेंट ही करेक्ट है। इट मीन्स कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आइए देख लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव है नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज, ये एक स्पीडी डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका लेफ्ट विंग्स जो एक्सट्रीमिस्ट से अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है वो नहीं, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है। साथ ही यहाँ पे फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि इरिगेशन है, फ्लड कंट्रोल है, पावर है, रोड है, ब्रिजेस है, एजुकेशन है, हेल्थ है, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन। तो इन सारे जगहों पर काम किया जाएगा। ठीक है, आइए 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिवाइज्ड किसान क्रेडिट कार्ड जो है, इसमें आपका एडुकेट और टाइमली क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है फार्मर्स को। तो किस किस ज़रूरत को पूरा करने के लिए? पहला है कि पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस है। सेकंड है कि कंजप्शन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स हाउस होल्ड। थर्ड है कि इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, जो भी यहाँ पे एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरत है। फोर्थ है कि प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे जो फिर से किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लाया जा रहा है, इसमें आपका चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट जो एक्सपेंसेस है, यानी कि हार्वेस्ट होने के बाद जो फसल की कटाई होती है, हार्वेस्ट होती है, उसके बाद आप देखोगे जो भी खर्चा है उसको भी कम यहाँ पे आपका उसके लिए क्रेडिट दिया जाएगा। हाउस होल्ड के लिए, फार्मर्स के घर के लिए जो कंजप्शंस की जो खर्चे वो भी दी जाएगी, और मार्केटिंग लोन जो यहाँ पे प्रोड्यूस करना है उसके लिए क्रेडिट दिया जाएगा, और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट भी दिया जाएगा अगर एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में ज़रूरत है तो। इसके साथ ही और भी है, तो इसमें जो है ये है शॉर्ट टर्म जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए, उसको भी देखा जाएगा। साथ ही आप लोग देखो वर्किंग कैपिटल है, जैसे कि फार्म एसेट एक्टिविटीज़, ये सारे एग्रीकल्चर वगैरह, डेयरी एनिमल्स, इनलैंड फिशरीज, ये सारी मेंटेन रहे, उसके लिए भी दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है। कमिंग टू द 10th क्वेश्चन, जो कि मनरेगा के बारे में है, वेरी इंटरेस्टिंग, करेक्ट आपको बताना है। फर्स्ट है कि मनरेगा स्कीम्स जो है, इसमें कुछ प्रोविजंस है डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो भी यहाँ पे ड्रॉट से अफेक्टेड है या फिर कोई और नेचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड है, तो वहाँ पे आपका रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि इस स्कीम को एक्सपेंड करे, और इसमें जो है 150 डेज़ का जो है वर्क पर हाउस होल्ड जो है ये प्रोवाइड किया जाना चाहिए। सेकेंड है कि जो स्पेंडिंग है मनरेगा का, ये एज ए परसेंटेज जो जीडीपी का अगर हम लोग देखें तो ये आपका कम हुआ है 2015 के कंपैरिजन में देखें तो 2020 में अब ये कम हो गया है। तो आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे मनरेगा स्कीम में इस तरीके का प्रोविजन है कि मान लीजिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट या कोई भी एरिया अगर अफेक्टेड है, अगर मान लीजिए बाढ़ आ गया या फिर आपका कोई भी साइक्लोन वगैरह आ गया, तो उसमें जो है ना मनरेगा की प्रोविजन को, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें आपका जो है 100 डेज़ की गारंटी एक्ट दी जाती है, गारंटी एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। तो इसको बढ़ाया जाएगा, वो भी 150 डेज़ के लिए गारंटी आपका जॉब दिया जाएगा, वो भी हर एक घर में वर्क देने के लिए। लेकिन सेकंड यहाँ पे इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं है कि इसकी जो स्पेंडिंग है यहाँ पे आपका जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वो यहाँ पे डिक्रीज हो गया, बिल्कुल भी नहीं। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एटलीस्ट 1.4 लाख पुअर रूरल हाउस होल्ड जो है यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। फर्स्ट यहाँ पे 100 डेज़ ऑफ वर्क जो कि मनरेगा के अंदर दिया गया है, और भी लोग यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, और मनरेगा में आप देखोगे किस तरीके का प्रोविज़न दिया गया है, तो ऑलमोस्ट 60,000 जो हाउस होल्ड है वहाँ पे कंप्लीट हुआ है 100 डेज़ ऑफ वर्क। जैसे छत्तीसगढ़ में आप देखोगे हाईएस्ट रेट है, और उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरीके से जो है आपका प्रोविज़न दिया गया है कि अच्छे तरीके से जो है लोगों को यहाँ पे काम मिल सके। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये एक आपका रखा गया है फिगर, जिसमें कि हमारा जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी आप देखोगे तो लगातार ये बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि मनरेगा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। आज के भी डेट में आप देखते हो कि कोविड-19 की सिचुएशन है, तो इसमें भी मनरेगा का बहुत अहम रोल है, और मनरेगा को कहा जा रहा है कि अगर मनरेगा के थ्रू जो है ना जितने भी यहाँ पे माइग्रेंट लेबर अगर अपने घर वापस आए हैं तो उनको इस तरीके से जॉब प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज बिल्कुल बढ़ा है, घटा नहीं है, तो इसलिए इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है।
तो गाइस 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 11th हम लोग कल से देखेंगे। तो आउट ऑफ 10 आपको कितने मार्क्स आए मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको ये लेसन कैसे लगते हैं, हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिएगा। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।